चलिए बच्चों, आज एमसीक्यू की आज की क्लास में फिर आगे बढ़ते हुए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, देखो पहली यूनिट चल रही है हमारी। क्वेश्चन है, अगर एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्व टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स है एंड एफ फोर इक्व टू 65 है, तो देन F5 क्या होगा? और ऑप्शन है 256, 125, 124, 126। ये क्वेश्चन है। अगर एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स की अगर ये गिवन है, तो कह रहा है आपसे कि और एफ फोर की वैल्यू 65 है, तो एफ फाइव की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसका सही जवाब बताना है। क्या बनेगा? सोचिए क्या हो सकता है। आप सोचने में रहोगे तो बहुत टाइम लगा लेगा सवाल। ठीक है, कुछ इसकी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक का क्या इस्तेमाल करेंगे? चलो इसमें बच्चों एक टीआरआई सीके का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल? टीआरआई सीके। और वो क्या है, जब जब कोई भी जब भी आपको ये कंडीशन दी हो, क्या जब भी आपको गिवन हो क्या कि एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्व टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ये जब भी आपको दिया हो, तो प्यारे बच्चों इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन एफ एक्स जो होता है वो हमेशा वन प्लस एक्स की पावर एन या वन माइनस एक्स की पावर एन, इन दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, क्या मैंने आपसे एक बात कही कि अगर आपको कभी भी एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्व टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स मल्टीप्लाई इक्व टू प्लस वाला साइन दिया हो, तो यहां पर इंटू है, तो ऐसे में जो फंक्शन होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन होता है वन प्लस एक्स की पावर एन, ये पॉलिनोमियल जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बस ये अगर ट्रिक याद होगी तो ही आप एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं याद होगी तो क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या, तो इसका मतलब ठीक है, ये तो मैंने ट्रिक बताई आपको, तो अब हमारे को पता तो चल गया ना एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास। एफ एक्स की वैल्यू वन प्लस एक्स की पावर एन है। क्या है एफ एक्स की वैल्यू? वन प्लस एक्स की पावर एन है, राइट। तो वन प्लस एक्स की पावर एन अगर ये एफ एक्स की वैल्यू है, और एफ फोर कितना है? 65। चलिए अब इसमें अगर इसी में एक्स की जगह 4 पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज एफ फोर मिलेगा वन प्लस फोर की पावर एन, मिलेगा ना। और एफ फोर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 65 दे रखी है, तो 65 वन प्लस फोर की पावर एन, ये इधर आएगा तो कितना होगा? 64 इक्व टू फोर की पावर एन। तो ऐसा करेंगे तो यहां से इसे 4 की पावर 3 लिखेंगे, तो n की वैल्यू आएगी 3, तो देन n इक्व टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये 4 की पावर 3 तो n से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो जब n की वैल्यू 3 आ गई तो सारा काम आसान हो गया, तो हमें एफ एक्स का पता चल गया, तो फंक्शन एफ एक्स है वन प्लस एक्स की पावर 3। ठीक है, अब F5 पूछा है आपने, तो F5 पूछा है तो 1 प्लस 5 की पावर 3, तो आंसर क्या बन गया? 126। ठीक है, ये ट्रिक है क्वेश्चन की, इस ट्रिक के साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? गुड गुड गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है एमसीक्यू का अगला क्वेश्चन। टू सेट्स A and B,
टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी ये लिखा है, हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स। दो सेट ए और बी के पास एम और एन एलिमेंट है। सेट ए के पास एलिमेंट एम है, बी के पास एन एलिमेंट है। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेट्स of the first set is 56, 56 more than the number of subsets of the second set, 56 more than the number of subsets of second sets, then value of m square minus n square. Your option is, first option is 45, second option 27, third option 36 and fourth option none of these, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? तो क्या है बच्चों क्वेश्चन, दो सेट ए और बी दे रखे हैं। सेट ए के पास एम अवयव है, सेट बी के पास एन एलिमेंट है। पहले वाले सेट के जो सबसेट्स हैं वो दूसरे वाले से 56 से ज्यादा है। पहले इस वाले सेट के जो उप समुच्चय है वो दूसरे से 56 से ज्यादा है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे कोशिश, आपको समय दिया जरा करने के लिए, ट्राई मारो। तो यार तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए एमसीक्यू कितना आ रहा है तुम्हें। हिमानी, आपने कौन से सवाल का आंसर डी लिखा था? पहले वाले का ठीक था। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? करिएगा। आ रहा है? किसी बच्चे को सॉल्व हुआ? किसी का? इसका सही जवाब क्या होगा करके? क्या करेंगे? तो चलिए देखो, अरे सेट ए के पास एम एलिमेंट है, सेट बी के पास एन एलिमेंट है, ठीक है। तो जो सेट ए के जो सबसेट्स होंगे, सेट ए के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m, ये ए के। और सेट बी के सबसेट क्या होंगे? सवाल क्या है कि जो ए के सबसेट्स हैं वो बी से 56 से ज्यादा हैं, यानी ए के सबसेट जो है वो बी से 56 से ज्यादा है। तो ऐसे नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, देख लो ना, m और n की जगह, m की जगह 6 होगा, n की जगह 3 रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। ऐसे दो नंबर अगर आपको सॉल्व नहीं करना, आप ऐसे नंबर देख लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या रखें भाई? देखो,
56 से ज्यादा 2 की पावर 5 करते हैं तो 36 होता है, 2 की सॉरी 32 होता है, 2 की पावर 6 करते हैं तो 64 होता है। इधर 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 56 प्लस 8 64 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी 6 और n की वैल्यू 3 मिल जाएगी। हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर लिया मैंने। चलिए अगर आप यहां से भी चेक कर रहे हैं तो पता चला m की वैल्यू 6 n की वैल्यू 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 माइनस 9 27। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। ठीक है चलिए अच्छा दूसरा तरीका, चलो ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करते तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये तरीका है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56 लिख सकते हैं। इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन कर लेते हैं, तो जिसके पास कॉमन नहीं हुआ अपॉन में रहेगा, सभी लोग जानते होंगे, किसी को भी कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैंने 2 की पावर n कॉमन किया, तो ये जो नंबर बचा इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर n, अंदर 2 की पावर m माइनस n, डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा -1। इधर जो 56 है इसको भी ऐसी 2 to 1 में तोड़िए। 56 किसकी टेबल में आता है 8 की टेबल में, 8 7 जो 56। अब आप इस 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 को लिखेंगे 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 का मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1। तो जैसे लेफ्ट में 2 to 1 आया है वैसे ही राइट में भी 2 to 1 आ गया, 2 to 1 2 to 1, राइट में भी राइट हैंड को भी वैसे ही लिखा जैसे लेफ्ट साइड में आया है। तो चलिए आप कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर n की जगह कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 3 आई है और m माइनस n की जगह पर भी 3 आया हुआ है। जब n 3 है, बात समझ में आ गई होगी, मिटा दे रहा हूं, n की वैल्यू 3 है भैया, m माइनस n की वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस n, यानी 3 प्लस 3 6, m 6 मिल गया, n 3 मिल गया, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 माइनस करके इतना होता है भाई 27। ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लेक्चरर में पूछा गया सवाल है भाई, एफ एक्स इक्व टू कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस पाई स्क्वायर एक्स, पाई कैसे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर एक्स, देन एफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 1 माइनस 1 0 2। लेक्चर का आया हुआ सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, साइड में है तो चलिए कोशिश करिए, कॉस पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। कितना आ रहा है, सी आ रहा है, कर रहे हैं सभी लोग। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसका कॉस पाई स्क्वायर एक्स है ना, ये तो लिखा है। पाई का मतलब जानते हैं, पाई का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों को बात समझ में नहीं, देखो 3.14, इसका स्क्वायर कितना होगा, अप्रोक्स 9 पॉइंट समथिंग होगा। ये कितना होगा 3.14 का स्क्वायर करके देखो फटाफट, इसमें कर लो।
आपको पता चल जाता है, जल्दी करिए 3.14 का स्क्वायर, नाइन पॉइंट समथिंग अप्रोक्स आएगा, आ रहा है 9.85 आ रहा है, राइट। इसका स्क्वायर इतना होना है। अब देखो इस नंबर को यहां पर रखिए, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए कॉस 9.85 का इंटीजर x प्लस कॉस इधर माइनस का 9.85x। आप लोग समझ रहे बात को, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये बच्चों इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, 9.85 का इंटीजर इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, अपने से छोटा इंटीजर इसकी वैल्यू होगी, ये cos 9x बनेगा। अच्छा दूसरा वाला क्या बनेगा, ये -9 है, तो -9 का इंटीजर क्या होगा, -10, इससे छोटा इंटीजर -10, तो ये होगा cos -10x, और cos -थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है, जानते हैं आप लोग, cos माइनस का 10x को आप cos 10x लिखेंगे। अब x कितना है आपके पास, क्या दिया है x, π/2 लिखा हुआ है, तो x की जगह π/2 डालिए, हाँ cos 9 π/2 प्लस cos 10 π/2, ठीक है। तो देखो 9 π/2 की वैल्यू देखनी है आपको, आप कैसे, अगर आपको अंदाजा नहीं है मतलब आइडिया आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखो π/2 यहां चले गए, ये 90 हो गया। अब π/2 को कितनी बार घुमाना है हमको, 9 बार घूमना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पहुंचे, कहां पर पहुंचे आप, 9 बार में यहां पहुंचे ना, तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू, cos की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो cos 9 π/2 कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे 10 π/2 चले काट दो, कितना आया 5 पाई, पाई के पास राउंड, पहला राउंड यहां पहुंचे, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचेंगे तो वही 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसका सही जवाब होगा हिमानी -1, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, -1 आ जाएगा, समझ रहे, cos 9 π/2 की वैल्यू 0 बनेगी, और cos 5 पाई की वैल्यू -1 बनेगी, तो सही जवाब होगा -1। आई बात समझ में कैसे किया बच्चों, चलो आप लोगों ने आंसर भी दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें सब सी आंसर दे रहे थे, ये तो -1 बनेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P इक्वल टू ABC एक सेट है, सच दैट ABC बिलोंग इन Z पॉजिटिव, Z पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, एंड A प्लस B प्लस C इक्वल टू 5, then number of element in A, then number of elements in A is, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 55, सेकेंड है 9, थर्ड है 60, फोर्थ है 6। सवाल का मतलब समझ लें, फिर आंसर देने की कोशिश करें। सेट, कोई पी सेट दे रखा जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट का सेट है, और वो 3 के 3 एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तीनों को ऐड करके बोल रहा है ये 5 आना है, तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं सेट ए में, कह रहे सेट ए में ऐसे एलिमेंट कितने बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मतलब ऐसे एलिमेंट, ये जो आपको बना रखे हैं 3 एलिमेंट का, आप कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
तो सिंपल तरीका इसका फॉर्मूला होता अगर नहीं पता है कि जब भाई नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में निकालने हैं तो यहां पर टोटल एलिमेंट कितने दिख रहे हैं, 3, तो ये है n, ठीक है। और जो ये इसे n बोलते हैं, और जो सम है तीनों का सम को अगर हम सम को रिप्रेजेंट कर दें s से या x से रिप्रेजेंट कर दें तो x की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए, ध्यान रखेंगे ये भी TRICK का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस 1 CN माइनस 1। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बच्चों ये फॉर्मूला है x माइनस 1 CN माइनस 1। फिलहाल आपके पास x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 माइनस 1 4, CN की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 2। इसको सॉल्व कर लो कॉम्बिनेशन की मदद से, तो कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कटेगा, 4 इंटू 3 12 बचेगा, नीचे एक 2 बचेगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, इसका जवाब क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए x माइनस 1 CN माइनस 1 इसका यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, अगर बाय द वे यहां पर 15 लिख दिया जाता तो क्या आता है यहाँ 15 माइनस 1 14C2, 14C2 आता है, राइट। तो x की वैल्यू क्या है सम, सम जो है वो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सम माइनस 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, सम माइनस 1 C नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1। अगला सवाल, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, ये कोई सेट है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन containing 1, 2 and 2, 1, जिसमें 1 2 2 1 ऐसे आए तो ऐसे मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। चलिए ये बताइए, सवाल पहले इतना दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो सकते हैं बताइए, खाली इतना बताइए कितने होंगे। हाँ सभी को बताया ना, ऑप्शन है 3 4 5 6। कितना है 5 है, चलिए ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा 5 होगा। अब इसी में अभी 5 कैसे होगा, अगले सवाल से आप इसका जवाब भी मिल जाएगा आपको। अब दूसरा सवाल है कि एक क्वेश्चन 1 2 3 देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2, जिसमें 1, 2 आए, ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं। ऑप्शन है 1 2 3, यही ऑप्शन है। चलिए अब ये अभी भी यही ऑप्शन है, ठीक है, अभी भी यही ऑप्शन है जिसमें 1, 2 कंटेन करेगा, ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे अब, ठीक है। तो चलो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं,
देखेंगे क्या होगा। सेट ए में क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है जिसमें 1,2 आएंगे, ये तो बताना है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो सकता है, एक रिलेशन ऐसा देखो, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव बोले तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होने चाहिए, वही इक्विवेलेंस मींस तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 का 1 1 2 2 3 3 इसमें होगा। ठीक है, ये तो जब तक ये तीनों नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब सवाल क्या है कि 1,2 का आना बहुत जरूरी है, 1,2 का आना जरूरी है। तो 1,2 चलिए ये आ गया, 1,2 ये आ गया। अब रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ऐसे कितने रिश्ते हो सकते हैं कि 1,2 के आने से वो इक्विवेलेंस बने। ठीक है, तो अगर 1,2 है तो फिर अब ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, तो अब आप अपनी उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या लिखोगे, 2,1 लिखोगे। तो 1 2 है तो 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। और इसी समय केवल अगर इसको मैं बंद कर दूं यहीं पर, तो ये मेरे को ट्रांजिटिव होते हुए भी दिखा। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव कैसे हो गया, ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से, 1 का 1 से होना चाहिए, है इधर। अगर आप पहला पेयर इसको मान लेते हैं 2 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 2 का 2 से होना चाहिए, वो भी यहां है। तो एक तो रिश्ता यही होगा, केवल 1,2 को लाने से इतना बना दूं तो ये इक्विवेलेंस से बन रहा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, चलिए दूसरा एक रिश्ता ये भी हो सकता है, 1 1 1 1 तो 1 1 2 2 3 3 तो आएंगे ही आएंगे। अब आपने कहा कि 1,2 को लाना जरूरी है, चलो 1,2 ले आए, 1,2 ले आए। तो अब सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 अच्छा 1 2 लाए, और साथ में तुमने कहा यार 1 2 के अलावा हमने 2 3 रख दिया, हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट तो है ही। 1,2 का आना जरूरी था, वो आ गया, उसके अलावा बाकी भी तो आ सकते हैं। तो लेकिन इस समय क्या है, अभी सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक लाने के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, चलो यहाँ 2 1 भी आएगा, 2 3 है तो यहाँ 3 2 भी आएगा, तभी सिमेट्रिक होगा। तो क्या तो चलो अभी तक का ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो चुका। अब क्या है, ट्रांजिटिव हुआ है। ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 का होना जरूरी है, इसमें नहीं है तो 1 3 लिखा आपने। जब 1 3 इधर लाए तो ये इसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं बन पाया, तो 3 1 का भी लिखना पड़ेगा सिमेट्रिक करने के लिए। 1 3 लिखा तो 3 1 भी लिख दिया, समझने मेरी बात को। 1 2 आया, 2 3 आया, 2 1 आया, 3 2 आया, 1 3 आया, 3 1 आया, मतलब सिमेट्रिक का केस है ही है। अब फिर ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, 1 2 2 3 तो 1 3 इधर होना चाहिए, चलो है, ठीक है। फिर अगर फिर ठीक हो गया। अब आपने फिर इस पेयर को लेते हैं, 2 3 3 पे खत्म हुआ है, ये 3 से शुरू हुआ है, 2 3 3 2, तो 2 2 इधर है। हर पेयर को उठा के चेक करेंगे अब, राइट। ये 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू होने वाले हैं, 2 1 1 3, तो 2 3 है इधर, ये है, चलो इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव बन रहा है। अच्छा 1 पे खत्म शुरू होने वाला एक पेयर ये भी था, तो 2 1 है तो 1 1 है, तो अगेन 2 1 2 1 यही हो गया, तब भी हो रहा है। इस पेयर को उठाते हैं, 3 2 है, 2 3 है, तो 3 3। अगर हम इसको पहला पेयर मान ले, इसको दूसरा मान ले, तो इसकी वजह से मतलब ए बी बी सी, तो ए सी 3,3 वो भी यहाँ है। 1 3 3 1 तो 1 1 वो भी अपने पास है। 1 3 3 2 तो 1 2 1 2 भी अपने पास है। तो ये बन गया ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव भी हो गया, तो पूरा इक्विवेलेंस हो रहा है ना, बात आई समझ में। तो दूसरा अगर मैंने 1 2 2 3 3 1 ऐसे लिखे, तो तब भी ये क्या बन रहा है, इक्विवेलेंस हो रहा है। अब अगर बाय द वे फिर कोई और बनाए तो अच्छा 2 केसेस तो बन गए। इसका बच्चों सही जवाब 2 होना चाहिए, इसमें मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं, एक ऑप्शन इसका, इसमें 2 ही रिश्ते बनेंगे, सही जवाब इसका 2 होगा बच्चों, यहाँ इसमें ऑप्शन में नहीं था इसका, ठीक है। तो पुरानी वाली ऑप्शन में से इसमें अगर 2 मेंशन करेंगे तो 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 ही बनते हुए दिख रहे हैं बस। क्योंकि अगर मैं तीसरा बनाने की कोशिश करें कोई भी, अब तीसरा नहीं बन रहा जिसमें 1 2 आए,
अगर हम एक 1 2 के साथ मैंने 2 3 ले लिया ना, अगर 1 2 के साथ हम 1 3 भी ले लें तब भी 1 3 यहां आ ही चुका है कहीं ना कहीं। तो दो ही, सही जवाब इसका 2 होगा। सही जवाब यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 3 4 5 6 में से केवल 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे अगर 1 2 का आना जरूरी है तो। ठीक, तो बात आ गई समझ में। अब इससे पहले वाला सवाल क्या था, उसका जवाब 5 था, वो कैसे 5 आया था, याद कर रखा है या पता है, बना भी आता है, बनाना आ रहा है। चलिए 5 कैसे बनेगा, देखो भाई, दो रिश्ते किसकी वजह से बने, 1 और 2 को आना जरूरी था, तो जिसकी वजह से दो रिश्ते बनेंगे। अच्छा, अगर 1 2 की बजाय क्वेश्चन कह दे कि 2 3 का आना जरूरी है, तो दो रिश्ते उसकी वजह से बनेंगे 4। अगर क्वेश्चन कहे, मतलब जैसे ये तो आपने 1 2 की वजह से बनाया, और एक रिश्ता अब फिर 5 कैसे बना सकते हैं, देखो अगर हम 1 2 की बजाय स्टार्टिंग यहां से करें, मतलब जैसे सॉरी 1 2 की वजह से दो रिश्ते बने, एक तो ये सभी में बनेगा बनेगा, एक 1 2 यहां 1 2 2 बना है। अब 1 2 की बजाय अगर हम कह दें कि 2 3 आए, तो 2 3 3 2 आ जाएगा, तब भी एक रिश्ता वो बन जाएगा, 3 हो जाएंगे। अगर 1 3 बोल देगा तो एक यहां पर 1 3 3 1 बनेगा एक रिश्ता, जिसकी वजह से इक्विवेलेंस होगा, तो 4 हो गए ना। तो पांचवा कौन सा होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। पांचवा क्या कौन सा होगा, केवल आइडेंटिटी रिलेशन अगर लिख दें तो बच्चों वो हमेशा इक्विवेलेंस होता है। ये पांचवा रिश्ता ये है। दो ये दिख रहे थे, तीसरा रिश्ता क्या होगा, तीसरा क्या, देखो R1 R2 दिख रहा है, R3 क्या बनेगा आपका, 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 कर देना, और अगला क्या बनेगा 2 3 3 2, तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो सवाल था यहाँ पे उसका जवाब 5 था। और अगर कंटेनिंग 1 2 बोल दिया या 1 3 बोल दिया, फिर के इस सिचुएशन में केवल दो ही इक्विवेलेंस रिश्ते बनेंगे। लेकिन अगर खाली नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ दिया 1 2 3 का, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी बात। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, if fx equals 1/x, then domain of fx will be, ऑप्शन देखिए, आंसर जल्दीबाजी नहीं करना है, ऑप्शन देखिए क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट, दूसरा पूछ रहा है इंक्रीजिंग, तीसरा पूछ रहा है डिक्रीजिंग, और चौथा पूछ रहा है इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। अगर एफ एक्स की वैल्यू 1/x है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं, ये कहना चाह रहा है। समझ गए क्या। तो बच्चों, इंक्रीजिंग का मतलब वर्तमान, डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान, फिर ये करें कि जो सूचनाएं हैं वो अपर्याप्त हैं। ये 4 ऑप्शन इसमें बोल रहा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देखो इतना तो पता है। अगर मैं जनरल कहूं कि इसकी डोमेन बताओ, जनरल जो फंक्शन की डोमेन होती है, इसकी डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्योंकि 0 रखोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, बाकी हमेशा डिफाइन होगा, और सारे रियल नंबर इसके डोमेन में है, 0 के अलावा, 0 नहीं रखना, बाकी सब। अब इसलिए इस ऑप्शन ये बना दिए। तो क्या करना, एफ एक्स दे रखा, तो आप क्या करो, एफ डैश एक्स से निकालो। भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा था, डिफरेंशिएशन की बात हो जाएगी अब तो। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स से निकाले तो कितना आएगा, 1/x का -1/x²। ठीक है, अब ये 1/x² की वैल्यू जो होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप x की जगह दुनिया का कोई भी नंबर रखें एक्सेप्ट 0, तो 1/x² हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसके आगे माइनस लगा दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
पॉजिटिव के आगे माइनस लगाएंगे तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी तो इसका मतलब वो नेगेटिव आ गई। कैसी आ गई? जब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया ना तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा तो वो कैसा होता है? ह्रासमान, डिक्रीजिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका डोमेन का यानी इस फंक्शन का जो क्षेत्र होगा वो घटता हुआ होगा, डिक्रीजिंग होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। बात समझ में आई? तो जब जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ गए? ये चलो अगला सवाल। अगर एफ एक्स की वैल्यू दी है बच्चों 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x+2, ठीक है, तो बताना है देन f1/40 प्लस f2/40 प्लस f3/40 प्लस सो ऑन f39 and your answer is option is 19, 19.5, 20, 21.5, ऑप्शन नंबर 5 है 176/40। कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा जवाब इसका? कोशिश करें सभी बच्चे, फिर से कोशिश करें। शाबाश। अगर एफ एक्स की वैल्यू 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x+2 है तो इस पूरी का सही जवाब क्या होगा? कोशिश करें। देखिए सोचो, देखिए ना इसमें कोई फिर और ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता, अगर एफ एक्स इतना है तो एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन होंगे 0, -1, 1, 1/x, ये 4 इसके ऑप्शन। ठीक है, और ये सवाल इस तरीके से लेक्चरर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अगर एफ एक्स इतना है तो एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स कितना होगा? ये तो लेक्चरर में पूछा गया है, मैंने आपको थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के सवाल को यहां की ओर टर्न कर दिया। कोई बच्चा दे रहा जवाब? प्रतिभा मैम कह रही 19.5, सेकंड ऑप्शन कह रही। हाँ, बहुत सही जवाब है, 19.5 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका जवाब है 19.5। आखिर ऐसा क्यों है बच्चों? देखो इसमें मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, चलो मैम ने याद रखी है इसकी ट्रिक, बहुत बढ़िया। ट्रिक क्या है कि एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों हमेशा 1 आती है। अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ एक्स और f1 माइनस एक्स को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे? आप यहां पर x की जगह 1 माइनस एक्स रखना और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना, सब कुछ कट कुट करा के एक आएगा ये। ठीक है,
तो इसलिए सवाल का हमें ये स्टेटमेंट अगर ध्यान रहे तो ये ज्यादा बेटर है। लेकिन इसके लिए ये भी शर्त है कि अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो इधर पर 2 लिखा होना चाहिए, तभी ऐसा होगा 4 का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ 9 लिखा होगा तो यहाँ 3 लिखा होना चाहिए, यहाँ अगर 25 लिखा है तो यहाँ 5 लिखा होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, सवाल का भी प्रारूप देखिए और ट्रिक भी देखिए, तब इसमें क्या लगती है। ठीक हो गया, ये इसका सही जवाब बनेगा 19.5। तो चलिए अब यहां पर ऐसा क्या है फिर कि 19.5 कैसे आ गया भाई। ये अगर देखो आप इस पहले नंबर को x मान लो, तो ये लास्ट वाला नंबर 1 माइनस एक्स का काम कर रहा है। अगर आपने कहा x की जगह 1/40 कर देना तो 1 माइनस एक्स बनेगा, ये सॉरी 1 माइनस एक्स क्या बनेगा आपके पास 39/40, 40 हो रहा है ना, 40 माइनस 1 39/40। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा कि जो x वाला है और 1 माइनस एक्स वाला है, इन दोनों को ऐड करने से 1 आ रहा है, तो 1 के साथ 39 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा ना। तो अब आप जोड़, मतलब ये दो पेयर मिलके 1 बना रहे, इसको और इसको जोड़ के बनाएगा। तो चले ऐसे ही 1 से लेके 39 तक कितने पेयर बनेंगे भैया, 19 पूरे पूरे पेयर बनेंगे, क्योंकि 1 का 39 के साथ होगा सम, 1 प्लस 1/40 प्लस 39/40 बनेगा। ऐसी 2/40 का किसके साथ 38/40 वाले के साथ 1 आएगा। ऐसी 3 का किसके साथ बनेगा 37 के साथ बनेगा, बनेगा ना। तो चलते चलते 19, एक बार आप आओगे 19/40 में आओगे तो इसका किसके साथ बनेगा 21/40 के साथ बनेगा। तो 1 से लेके 1 2 3 चलते चलते 19 तक पहुंचे, 19 जोड़े बने, एक जोड़ा बच गया, कौन सा वाला 20/40, उसके साथ जोड़ने के लिए कुछ नहीं है अपने पास, ये रह जाएगा। तो ये एक, अब इसको जोड़ के ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो इन सब को जोड़ के 19 बार जब आप ऐड करोगे इसको ऐसे करके तो 19 आ जाएगा ऐड करके, बचा ये वाला पार्ट। तो इसकी वैल्यू देखो, बात समझ में आ गई। 19 तो पूरे पूरे सभी पेयर बनेंगे, 2 2 के 19 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब बचा f 20/40 यानी 1/2, ये बच जाएगा। तो आंसर बना 19 प्लस f 1/2 बचेगा। अब f 1/2 यहां से कैलकुलेट कर लो, क्या करना है 19 प्लस यहां 1/2 करने का मतलब क्या है 4 की पावर 1/2, मतलब 4 का अंडर रूट 2 आ गया, नीचे 4 का अंडर रूट 2, 2 प्लस 2 4, 1/2, तो 19 प्लस 1/2, 1/2 0.5 होता है, तो 19.5 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है आंसर नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। इफ fx इज इवन फंक्शन, ये भी मैंने फंक्शन में आपको बताई होंगी प्रॉपर्टीज। इफ fx इज इवन फंक्शन, अगर fx कोई सम फलन है तो बच्चों देन f डैश x इज, देन f डैश x इज क्या होगा, ऑप्शन है ऑड होगा, इवन होगा, ठीक है, या फिर मे बी ऑड और इवन, मे बी ऑड और इवन, और फिर चौथा है कुछ कहा नहीं जा सकता, नथिंग, नथिंग टू बी से, कुछ कह नहीं सकते या नथिंग टू बी सेड। ठीक है, अगर f(x) इवन फंक्शन है तो f डैश x क्या होगा बच्चों, किसी भी इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑड होता है। इसका जवाब क्या होगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, क्यों होगा, इवन फंक्शन का मतलब जानते हैं, इवन किसे कहते हैं कि अगर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो प्लस का fx आना चाहिए, ये इवन फंक्शन की कहानी है। fx इवन है तो ये कहानी होगी ना उसके पास कि f माइनस एक्स fx से बनेगा।
हाँ हाँ इवन सम फलन, तो एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स होता है ना। आप डिफ्रेंशिएट करिए दोनों, इस पूरे का डिफ्रेंशिएट करो, कितना आता है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, उधर एफ एक्स का क्या क्या बनेगा, एफ डैश एक्स बनेगा, समझ गए। तो यहां से एफ डैश माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनी, माइनस का एफ डैश एक्स बनी। तो जब किसी फंक्शन का नेगेटिव करने से नेगेटिव बाहर आया तो उसको कौन सा फलन बोलेंगे आप, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका ऑड हो गया, क्योंकि जब एक्स को माइनस एक्स में चेंज किया तो माइनस बाहर मिल गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएट करा, पता चल गया, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अभी तो बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब देने लग गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस बार कंफर्म है बच्चों का, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब देने सारे सवालों के सही जवाब। चलो क्वेश्चन है, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x, रेंज ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन की रेंज बतानी है, रेंज ऑफ एफ एक्स 1/2 माइनस साइन 3x। पहला ऑप्शन है रियल नंबर एक्सेप्ट 2, सेकेंड ऑप्शन है 1/3 से 1, थर्ड है 1/3 से इंफिनिटी, चौथा है 1/3 से 1। हमें इस फलन की क्या बतानी है, रेंज बतानी है बच्चों। नहीं ये नहीं हो सकता है, जिसने भी आंसर दिया ना बच्चों, ये वाला नहीं हो सकता है, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, दोबारा ट्राई करें। इसकी रेंज बतानी है, बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट। ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ओपन, और यहां पूरे दो के दो क्लोज। क्या होगा इसका सही जवाब, शर्मा जी क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, अरे कैसे निकालना है, देखो एफ एक्स क्या है, 1/2 माइनस साइन 3x है ना, ये तो दिया फंक्शन। इस तरह के सवाल जब भी है आप डोमेन की मदद से रेंज निकालें, पहले इसके डोमेन का पता लगे, ठीक है, क्या है करके। देखो भाई साइन 3x की वैल्यू क्या होती है हमेशा, -1 से 1 के बीच, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, जानते हैं। चलो अब इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस साइन 3x क्या हो जाएगा, माइनस से इंटू करो तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, सवाल कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, साइन का टर्म हो सकता है, कॉस हो सकता है, 2 की जगह 20 लिखा हो सकता है, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब इसके आगे 2 ऐड करना है, तो चले 2 जोड़िए, इसमें 2 ऐड करिए, इधर कितना आएगा 3, इधर 2 - 1 1,
2 माइनस साइन 3x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रही है। मतलब अगर मैं इसकी डोमेन पूछ दूं आपसे तो इसका डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स इसकी डोमेन अगर पूछो तो ऑल रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्या इसकी डोमेन है। ठीक है, क्योंकि डोमेन मतलब कि क्या है, जहां पर फंक्शन डिफाइन होगा, ये तो हर नंबर के लिए डिफाइन होगा, कभी नीचे 0 हो ही नहीं सकता। तो चलिए डोमेन है। अब रेंज निकालने की बात कर रहे हैं हम, तो रेंज का मतलब इस सवाल को ऐसा बनाना है, fx बनाना है इस पूरे मामले को। तो चलिए अब 2 माइनस साइन 3x का रेसिप्रोकल करना है, तो 1/2 माइनस साइन 3x रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, एक का रेसिप्रोकल 1। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 1/3 छोटा हो गया तो साइन बदल गई, 1 बड़ा नंबर है, ये आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, यही तो fx है आपका, ये fx की वैल्यू है नहीं, और fx की जो वैल्यू आएगी वही रेंज होगी। तो fx की वैल्यू कहां से कहां तक आई, 1/3 से 1 तक, जिसमें 1/3 भी इंक्लूड है 1 भी इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है आपके पास, 1/3 से 1। चलिए अगला है डोमेन ऑफ fx इक्वल टू, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1/√ mod x माइनस x। इसकी डोमेन बतानी है, ऑप्शन है जीरो से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, अगला है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक्सेप्ट 0। तो साथियों इसका डोमेन बताना है, इस सवाल का प्रांत क्या होगा ये बताना है। इसका प्रांत क्या होगा ये आपने बताना है। अच्छा, किसी ने जवाब दिया, देखें। हाँ प्रतिभा मैम, पहले वाले सवाल की डोमेन ऑल रियल नंबर थी। हाँ हमें इसकी डोमेन बतानी है। क्या आ रहा, डी आ रहा, फोर्थ वाला, सोचिए फिर से सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या हो सकता है इसका सही जवाब करके। गुंजन मैम क्या कह रही है, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रा जी कह रहे हैं डी। क्या होगा सही जवाब, बुरानी जी कुछ कह रहे हैं। चलो इसका सही जवाब जहां तक है बी होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, बी ही होगा। क्यों होगा, देखिए सिंपल सी बात, देखो आप भाई आप ये एफ एक्स से लिखा है, ध्यान देना, इसका सही जवाब माइनस इंफिनिटी से 0 है। ठीक है, आप इसको खोलोगे तो फंक्शन क्या बनेगा, क्या है 1/√ mod x माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक बार mod x की वैल्यू पॉजिटिव, mod x की दो वैल्यू होती है प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब 0 या 0 से बड़ा, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा। ठीक, तो आप इसको जब ये पॉजिटिव होगा तो ये x माइनस एक्स बनेगा, कब, जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये बनेगा जब x 0 से छोटा हो जाए तो ये क्या बन जाएगा 1/ माइनस एक्स, ये माइनस का x बनेगा। तो ये x माइनस एक्स यहां कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहां पर क्या है 1/0 आया, नहीं आया, क्या है 1/0 आया, जैसे ये 0 से बड़ा।
मतलब अगर आप x की जगह 0 से बड़े नंबर रखोगे तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन का केस बन गया। ये क्या बनेगा? 1/0 बनेगा ना, जो नॉट डिफाइन है। तो 0 से बड़े नंबर के लिए तो ये नॉट डिफाइन, 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए नॉट डिफाइन, 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए नॉट डिफाइन, तो ये नहीं हो सकता आंसर। माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी में 0 या 0 से बड़े नंबर सब आगे, नहीं हो सकता है। माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में भी 0 से बड़े नंबर भी आ रहे हैं सब, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बचा क्या? सेकंड। दूसरा कारण देखो, अब x की वैल्यू क्या है? 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होने पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? देखो, जब x 0 से छोटा हो रहा है तो ये ऐसा है, तो क्या बन रहा है? 1/√2 का -2x। अब x की जगह कोई भी 0 से छोटा नंबर, जैसे कि -1 रख दो, -2 रख दो, -1 रखा तो -1 इंटू -2 +2, 2 का अंडर आ रहा, अब डिफाइन होने लग गया ना। तो ये फंक्शन डिफाइन कब हो रहा? जब x 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा, ये ऑप्शन क्या है? 0 से छोटा, तो इसलिए इसकी डोमेन ये वाली होगी। ठीक है। हाँ, ना ना। अगला एफ सच दैट आर टेंडिंग आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बहुत ही आसान सा सवाल 2018 में एलटी ने पूछा। मतलब ये पूछने वाला सवाल है कुछ। एफ सच दैट आर टेंडिंग आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी सच दैट आर टेंडिंग आर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको फॉग बताना है, क्या आएगा? इतना आसान सवाल, इसको आजकल पाकिस्तान में भी कर दे रहे बच्चे, तुम तो इंडिया वाले हो। पहला ऑप्शन है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है साइन एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है साइन एक्स का होल स्क्वायर। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने ऑप्शन लिखने से पहले ही आंसर दे दिया है इसका? चौथा है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फॉग निकालने के लिए पूछ रहे हैं ना। चलिए, कैसे निकालते हैं फॉग? एफ ऑपरेट को की जगह कर्ली ब्रैकेट जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स कितना है? साइन एक्स है, तो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर। मिल गया ऑप्शन नंबर सेकंड, आ गया 4 नंबर, 1 नंबर जितने का भी सवाल। ठीक है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में सवाल। दूसरा है लेट आर बी अ रिलेशन, फिर 2018 का ही एलटी का सवाल। लेट आर बी अ रिलेशन on a set A on a set A and I be identity relation I be identity relation on A, then R is antisymmetric. R is antisymmetric if and only if पहला ऑप्शन R इक्वल टू आर इनवर्स, दूसरा ऑप्शन R यूनियन R इनवर्स सबसेट है आइडेंटिटी फंक्शन का, इन दोनों का यूनियन इसके अंदर आएगा कह रहा है। तीसरा है R इंटरसेक्शन R इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन का सबसेट होगा, और चौथा बोलता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा?
चाहे आर एक रिलेशन है बच्चा सेट ए का, सेट ए में कोई रिश्ता दिया है, आई आइडेंटिटी रिश्ता दे रखा, आइडेंटिटी का मतलब जानते हैं ना, 1 का 1 से 2 का 2 से, एक ऐसा रिश्ता है जैसे सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से होगा, ठीक है। हाँ, तब यहां पर जिसका जवाब आ गया, देखो क्या बोलता है, आर इज एन एंटीसिमेट्रिक, आर एंटीसिमेट्रिक है कब, इफ एंड ओनली, एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या, अगर ए का बी से रिश्ता है, बी का ए में रिश्ता है, तो ए इक्वल टू बी होता है, तो एंटीसिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, ये कहानी। तो ये क्या बता रहा है आपको, इस ऑप्शन की ओर नहीं ले जा रहा है मामला पूरा ही, ए का बी में आर है, तो जब बी का ए, बी कॉमा ए ये भी आर में बिलोंग करेगा, तो इसी को तो आर इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स की डेफिनेशन, बी कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है ना, एंटीसिमेट्रिक है, तो यानी इसका मतलब, और इनवर्स से रिश्ता क्या होता है, ए का बी में रिश्ता है तो बी कॉमा ए आर इनवर्स में होगा, नहीं होगा, तो आर बराबर आर इनवर्स हो गया, और इसी से ये भी इनवर्स की डेफिनेशन से बी कॉमा ए आर इनवर्स में भी बिलोंग करता है, तो यहां पर बी कॉमा ए आर में भी बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स में भी बिलोंग कर रहा है, तो आर और आर इनवर्स बराबर है ना, क्यों, क्योंकि ये रिश्ता आइडेंटिटी की बात कर रहा था, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी का मतलब ए बी बी सी सी, तो किसी को भी चेंज करो तो फर्क क्या पड़ा, तो आर इक्वल टू आर इनवर्स हो जाएगा, सारे एलिमेंट बराबर ही होंगे, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन सही है, आर इक्वल टू आर इनवर्स, क्लियर हो गया। अगला है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज, किसी सेट का आइडेंटिटी रिश्ता क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज, पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर सेकंड है सिमेट्रिक बट नॉट, अच्छा पहला सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला ऑप्शन ये है बच्चों, दूसरा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, तीसरा है इक्विवेलेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं, none of these, identity relation on a set A is, किसी सेट ए का जो आइडेंटिटी रिश्ता है वो क्या होगा, सिमेट्री होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्विवेलेंस होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हमेशा इक्विवेलेंस होता है, ये बता रखा है आपको, है ना, आइडेंटिटी रिश्ता हमेशा इक्विवेलेंस होता है बच्चों, याद रखिएगा, आइडेंटिटी रिश्ता जो होता है वो तुल्यता संबंध के अंदर आता है हमेशा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें 1 2 3 के 5 इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों बने थे, क्योंकि पांचवा यही था आइडेंटिटी वाला, ठीक है, तो सही जवाब हो गया इसका इक्विवेलेंस। अगला है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, किसी सेट में एलिमेंट है ए बी सी, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, ऑप्शन है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 6। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए इक्वल टू ए बी सी, किसी सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, मतलब स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये सही ऑप्शन है 2 की पावर 6। शर्मा जी टाइम कितना हो गया, 26।
कितने क्वेश्चन हो गए? 16 चल रहा। चलिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, सॉरी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए आपको, ठीक है। तो भैया आंसर क्या बताया मैंने? 2 की पावर 6। इसके लिए TRICK क्या होती है? रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इस फॉर्मूले से किसी भी सेट में रिफ्लेक्स स्वतुल्य संबंधों की संख्या बताई जाती है जहां पर n उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, n बोले तो कितना है n? यहां पर 1 2 3, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6। यहां पर n की जगह 3 रख दो, n मतलब सेट में आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट को n कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा। अगला है f such that r tending r, एक फंक्शन दे रखा है, देखो f such that r tending r क्वेश्चन दे रखा है एंड fx इक्वल टू mod x है। ये कल करा तो नहीं दिया सवाल मैंने? f इनवर्स x वाला करा दिया है कल ना। चलिए f इनवर्स x से क्या होगा करके इसका पूछ रखा है ना। तो ऑप्शन था 1 अपॉन mod x, दूसरा है 1 अपॉन x, तीसरा है माइनस x, चौथा है डज नॉट एग्जिस्ट। तो सही जवाब क्या था इसका? डज नॉट एग्जिस्ट, कल करा दिया था ना, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट ये इसका सही जवाब होगा, कल करा दिया था। चलो वापस दोबारा आ गया। क्यों होगा डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन बच्चों 1 1 ऑन इट इज नॉट बाइजेक्टिव, इट इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब एकैकी आच्छादक। जो एकैकी आच्छादक नहीं होते हैं उन्हीं को बाइजेक्टिव कहा गया। मतलब वही मतलब जो एकैकी आच्छादक होते हैं उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। 1 1 ऑन 2 और ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, और जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होता है उसी का इनवर्स निकलेगा। तो ये एकैकी आच्छादक नहीं है, मतलब ये फलन 1 1 फंक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, for any two sets A and B, A इंटरसेक्शन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन है A डैश, दूसरा है B डैश, तीसरा है B, चौथा है फाई, ठीक है। A इंटरसेक्शन A यूनियन B का होल डैश क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर 4? क्योंकि देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, आप डिमॉर्गन आपने पढ़ी थी, डिमॉर्गन में इसको क्या लिखते हैं? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। अब यहां पर सेट्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बंटन नियम का इस्तेमाल करेंगे तो इसको क्या लिखा जाता है? ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। बाद में फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन का ही यूज है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और ए डैश में कॉमन ढूंढोगे तो क्या होगा? फाई। मतलब जो ए में होगा एलिमेंट वो कभी भी ए डैश में नहीं होता है। तो इनमें कॉमन एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो उसका अब देखो ये फाई आ गया, नल सेट आ गया। इसका ए और बी के कॉमन एलिमेंट के साथ कॉमन करोगे तो फिर से कॉमन कहां से आएगा? क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, फाई हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया? फाई बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगर ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो f2 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है -7/4, 5/2, -1, n, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन। तो कैसे करते हैं इस सवाल को मालूम है? सवाल की TRICK क्या है? देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए F2 दिया है, तो आपको जब तक fx से नहीं पता होगा तब तक आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे।
पहले बच्चों आपको fx निकालना होता है इसमें, ठीक है। तो fx निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो दिया है इसको पहली इक्वेशन मान लो, ये जो सवाल दिया होता है इसे पहली इक्वेशन मान लो। आप अपनी ओर से आप क्या करेंगे, ये जो रिप्लेस करेंगे x को, रिप्लेस x बाई 1/x, x को 1/x से रिप्लेस कर दो, जहां जहां x है वहां पर 1/x रख के नया नया सवाल बनाओ। तो ट्वाइस ऑफ f 1/x माइनस 3 f, ये 1/x का उल्टा करेंगे तो x हो जाना है इक्वल टू 1/x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों इक्वेशन को जैसे आप 9 10 के बच्चे करते हैं सॉल्व वैसे करेगा। क्या इनमें से आपको fx की वैल्यू निकालनी है तो fx वाला बचाइए, इसको मार दीजिए, इसको खत्म करिए। कैसे खत्म करोगे, खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां 3 है यहां 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4fx माइनस 2 इंटू 3 6f 1/x बराबर 2x स्क्वायर। इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 दूना 6f 1/x, 1/x वाला उसी के नीचे लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 3 9, 3 3 9fx, उधर 3/x स्क्वायर। अब आपस में ऐड करने से ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। माइनस 9 प्लस 4 माइनस का 5fx, उधर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर। ये तो fx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर होल अपॉन माइनस का, सॉरी होल अपॉन माइनस का 5। तो माइनस का 5 है तो इसको -1/5 लिख दो ऐसे, ठीक है। होल अपॉन में माइनस का 5 है तो आगे इसे लिख सकते हैं ना, इसको -1/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको f2 बोला है तो f2 कितना हो जाएगा, -1/5, x की जगह 2 डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 प्लस 3/2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करो कितना आ रहा, 8 चको 32 और 3 4 32 प्लस 3 35/4 माइनस 35/5 इंटू 4 डिवाइड करो, माइनस का 7/4 इसका सही जवाब है, माइनस का 7/4। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए घर में देख करने के लिए भेज रहा हूं आपको, आप लोग सभी इसको दिमाग लगाइएगा एमसीक्यू में, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है, इफ f इज GI फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड G इज मॉड्यूलस फंक्शन, और G जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, मॉड को मॉड ही बोलते हैं ना, चलो G मॉड्यूलस फंक्शन जानते होंगे जो भी है। तो क्या निकालना है, देन GOF -5/3 माइनस FOG -5/3 की वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। पहला ऑप्शन है, दिमाग लगाना आपने, 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है चौवा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, एक ये आपने एमसीक्यू की इसी क्रम में ये घर में ट्राई करना है, सही जवाब सभी लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है कि आपने वैल्यू बताना है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/2 प्लस 2/100 प्लस सो ऑन 1/2 प्लस 99/100 की वैल्यू क्या होगी, ये आपने बताना है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 101, चौथा ऑप्शन है 100। ठीक है, समझ गए सभी लोग। जहां डाउट होगा ग्रुप में भेज दीजिएगा, ग्रुप बना इसीलिए है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है, रेंज ऑफ fx इक्वल टू, तीसरा सवाल, रेंज ऑफ fx बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आरडी शर्मा का सवाल है, इसकी रेंज बतानी है fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। और पहला ऑप्शन है -1/2 से 1/2,
दूसरा ऑप्शन है -1/2 से 1/2 ओपन ब्रैकेट में। तीसरा है -1/2 से 0 यूनियन 0 से 1/2। और चौथा ऑप्शन है -1 से 1। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन सभी को दिख गए, चार के चार। चलिए लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, -1 से 1 लिखा है। इसका लास्ट ऑप्शन ऐसे लिखा है -1 से 1। ठीक है, तो ये तीन सवाल आपके लिए घर में करने के लिए रखे हैं, आप जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। आपको इनके अगर जवाब आपको आएंगे तो आप करेगा, नहीं आएगा तो भी बताइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं एमसीक्यू की अगली यूनिट स्टार्ट करते हुए। अच्छा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोच रहा हूं फंक्शन के, आपके ग्रुप में भेजूंगा आज। ठीक है, सभी लोग कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो करिएगा उनको। ठीक।